Hello students and welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So we have already started the next chapter of macroeconomics, which is excess demand and deficient demand, in which we have already uploaded the first part of this chapter. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है then go and check out the description box. I have given the link of the video. Okay, so in today's session we are going to start the part 2 of excess demand and deficit demand. Okay, so आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए तो आपका एक सीक्वेंस में चैप्टर कंप्लीट होगा. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सेस डिमांड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने एक्सेस डिमांड को थ्योरेटिकली और ग्राफिकली समझा. अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने एक्सेस डिमांड के रीजन समझे और उसके इम्पैक्ट समझे कि हमारी इकोनॉमी में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं. ओके, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिशिएंट डिमांड के बारे में. ये क्या होता है, इसके रीजंस और इसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ते हैं ये. सो लुक, हम लोगों ने ये सीखा था कि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कब क्रिएट होता है कि जब एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम लेवल को शो कर रहा है. ओके, इक्विलिब्रियम लेवल है, इट मीन्स वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है. लेकिन जब हमारा जो एडी रहता है, जो जहाँ पे हमको वो सिचुएशन जहाँ पे हमको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल रहा है, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ खिसक जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व, तो किसका सिचुएशन क्रिएट होता है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होता है. डेफिशिएंट डिमांड जैसे इसका अपोजिट है कि जिस पॉइंट पे हमको फुल इक्विलिब्रियम लेवल मिल रहा है, जहाँ एएस और एडी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही एडी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए. ओके, तो कैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. इज इट क्लियर? और इस सिचुएशन की वजह से, ऐसा होने की वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में, और उस गैप को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं. ओके, अब इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार थ्योरेटिकली और ग्राफिकली समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा. Look, what is deficient demand? It refers to a situation when AD is less than AS corresponding to full employment level of the output in the economy. वही है कि हमारी इकोनॉमी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है, लेकिन जिस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पॉइंट से नीचे आ जा रहा है हमारा एडी, यानी कि एडी इज लेस देन एएस हो जा रहा है. तो कैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. अब इसकी वजह से कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक गैप क्रिएट हो रहा है जिसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं. डिफ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप विच शोज द एक्चुअल एडी इज लेस देन द प्लान एडी. ओके, प्लानिंग तो हम लोग फुल इक्विलिब्रियम लेवल के करेंगे ना, जहाँ पे एएस और एडी एक दूसरे को कट करता है, हमारी प्लानिंग वही रहती है, उसी पॉइंट को अचीव करना हमारी प्लानिंग रहती है. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट फुल इक्विलिब्रियम लेवल को शो करता है, अलॉन्ग विद दिस वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है. मतलब वहाँ पे कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. लेकिन जब हमारा प्लान्ड एडी, ठीक है, हमारी जो प्लानिंग है एडी उससे भी कम हो जाता है एक्चुअल एडी, तो कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, डिफ्लेशनरी गैप का. अब इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं. लुक, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये हम लोग का एएस कर्व है. ठीक है, सारी चीज़ डिस्कस हो चुकी है, बहुत पहले से डिस्कस हो रही है इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाले चैप्टर से. तो आप वो सब वीडियोस देखो तो और अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आएगी क्यों ये एएस का कर्व इसी तरीके से बन रहा है. ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग का एडी कर्व है वो इस तरीके का था. तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल हो गया. ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया. ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमी जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम लेवल पे है और फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, मतलब यहाँ पे कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. ओके, तो हमारी प्लानिंग तो इसी एडी को पाने की होगी ना, लेकिन प्लानिंग ये है, लेकिन जो एक्चुअल एडी है हमारा वो ये हो जा रहा है. ठीक है, एक्चुअल एडी प्लान एडी से नीचे चला जा रहा है, तो इसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो रहा है, दिस गैप, and this gap is known as deflationary gap. Is it clear? इसी गैप को, ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप बन रहा है, इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं. सो ये हमारा हो गया ग्राफ के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू. अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके रीजंस क्या है, आखिरकार डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन इकोनॉमी में क्यों क्रिएट होता है. तो देखो, इसके अगर रीजंस पढ़ने हैं तो आप जस्ट एक्सेस डिमांड के रीजंस को अपोजिट कर दो तो आपको डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस मिल जाएंगे. ओके, तो अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो दोनों को बैठ के लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक के लिए पॉइंट्स को रिवाइज करो मन में और दूसरे के लिए पॉइंट जस्ट उसका अपोजिट लिख देना, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो देखो रीजन, सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपके जो कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी उसमें कुछ कमी आ जाए तो आप डिमांड कम करोगे, और डिमांड कम करोगे तो ये जो एडी का कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस. जैसे एक्सेस डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैक्सेस रिड्यूस होते हैं तो हमारा जो डिमांड रहता है, अगर अभी 2 है हमारा डिमांड, तो जस्ट बिकॉज कि टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं तो वही 2 डिमांड हमारा 5 तक पहुंच जाएगा. ओके, तो इससे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होता है. लेकिन अगर टैक्सेस इंक्रीज कर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ अभी तक अगर हम 1
कंज्यूम कर रहे थे, अब उसको हाफ कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए हम कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्राइस वॉट एवर जो भी हो, तो अभी तक तो हम उसको ये क्या 2 क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अगर उसमें टैक्सेस इंक्रीज हो गए तो हम क्या करेंगे, उसकी यूज़ को थोड़ा कम कर देंगे, उसकी क्वांटिटी को कम कंज्यूम करना कम कर देंगे, तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। नेक्स्ट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आने की वजह से भी डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होता है। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी इनकम जनरेट होती है, और इनकम जनरेट होने से डिमांड इंक्रीज करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो ना तो इनकम जनरेट होगा कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए कर सकते थे उसके लिए ना तो इनकम जनरेट होगा, और जब इनकम जनरेट नहीं होगा तो डिमांड भी जनरेट नहीं होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में। राइज इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में राइज होना, इम्पोर्ट में राइज होने से क्या होगा कि बाहर के देशों की चीज़ें ज़्यादा आएंगी हमारी कंट्री में। जब बाहर के देशों की चीज़ें ज़्यादा आएंगी हमारी कंट्री में तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्री की चीज़ों को यूज़ करने के बजाय उन इम्पोर्ट की हुई चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो हमारे कंट्री का जो मेन आउटपुट है उसका डिमांड तो डिक्रीज हो रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे कंट्री का जो डिमांड है वो तो डिक्रीज हो रहा है, तो उससे भी डेफिनेट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें भी सिंपल सा वही है, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम जनरेट होगी उसमें भी कमी आएगी। जब इनकम में कमी आ जाएगी तो डिमांड में भी ऑब्वियस ही बात है, ये इट्स एन ऑब्वियस कि हमारे डिमांड में भी डिक्रीमेंट आ जाएगा। एक डिक्रीमेंट का सिचुएशन, एक कमी क्रिएट हो जाएगी, और उससे भी डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग समझ लेते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड के हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ओके, देखो सबसे फर्स्ट है इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंस ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, मतलब यहाँ पे आउटपुट उतना हो रहा है जितनी डिमांड होनी चाहिए, उतने के लिए तो ऑलरेडी आउटपुट हो रहा है। लेकिन सिंस हम देख रहे हैं कि हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्लानिंग की थी। ये सिचुएशन पाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी उतना प्रोडक्शन कर दिया था, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। लेकिन डिमांड उतनी हो नहीं पा रही है, तो आपके इन्वेंट्री स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, वो और पड़े के पड़े रह जाएंगे। तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगी, और कमी आ जाएगी। मतलब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ही नहीं, आपके अपने आउटपुट को कम कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, क्योंकि डिमांड नहीं हुई थी, तभी तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ ना। तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करोगे और आपके आउटपुट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आउटपुट पे इम्पैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो सिंस हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था कि इस पॉइंट पे अगर हमको ये सिचुएशन मिल गया तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा, मतलब जिनको जिनको काम करना होगा उनको जॉब मिल जाएगी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डिमांड क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा वो नीचे की तरफ चला गया, एक डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो लोग जॉब करते थे उनको भी निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं उतनी है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ खत्म, नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी हमारे कंट्री में जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ जाएगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें लोग काम करना भी चाहते हैं, उनके अंदर विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट काम करने की, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? सो जो ये डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन रहेगा, तो इस डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में क्या होगा कि जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो कम है। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब देखो जनरल प्राइस लेवल की बात करो, जनरल प्राइस लेवल क्या है, सिंस हम लोगों ने ऑलरेडी इतना सारा प्रोडक्शन किया, लेकिन डिमांड अब धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, चीज़ों के प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, यानी जनरल प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। हम ये हमारे दिमाग में ये थॉट आएगा एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर हमारे दिमाग में ये थॉट आएगा कि अगर इसके प्राइस डिक्रीज हो जाए तो इसके डिमांड इंक्रीज हो जाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमको इस सिचुएशन से निजात पाके यहाँ आना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो सब इकोनॉमी ये सोचेगी कि हम लोग क्या करें, चीज़ों के प्राइस को, जनरल प्राइस लेवल को नीचे कर दें, जिससे क्या हो जाए, ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जब प्राइजेस गिरेंगे, मतलब प्राइस कम होगा चीज़ों का, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इसीलिए जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशन का कंडीशन है।
इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. अब इस चैप्टर से हम लोग के पास कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं which we will discuss in next video, next session. And this is all about today's session. And if you like the video, so don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Economics with Priya. And thank you.